अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां ग्रीन लाइन मंसूबे का तरक्याती काम जारी है। एमए जिन्ना रोड को नुमाइश से कैप्री सिनेमा तक बंद कर दिया गया है। सड़क की बंदिश से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए राबता करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शाहनवाज अली कादरी और हसनैन अली। हसनैन, पहले आपकी तरफ आएंगे। आप कॉरिडोर 3 पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी हाँ शुएब, जो कि ग्रीन लाइन बस मंसूबे का काम अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और उसकी वजह से एमए जिन्ना रोड के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए हैं ट्रैफिक के लिए। तो अब जो मुतबादिल रास्ते हैं, जो कि कॉरिडोर 3 है और साथ साथ जिसको न्यू एमए जिन्ना रोड भी कहा जाता है, वो अब जो है वो ट्रैफिक के शदीद दबाव में घिरा हुआ है। इस वक्त भी मेरे साथ कैमरामैन सनाउल्लाह अगर दिखा सके तो पीछे तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और सिर्फ हॉर्न की आवाज़ आ रही है। लंबी कतार आगे तक लगी हुई है। पूरा जो रोड है वैसे ही ट्रैफिक जैम में ज़्यादा घिरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर ठेले और पथारे अभी तक जो है इनका खात्मा नहीं हो सका है। लेकिन साथ साथ एक बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि अब इसको मुतबादिल बनाया गया है। एमए जिन्ना रोड के लिए जो मुतबादिल रास्ता बनाया गया है, उसकी वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव सामने आ रहा है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि आज हफ्ता है तो 80% दफातर बंद होते हैं, जिसमें सरकारी दफातर और बैंक्स की तादाद। लेकिन साथ साथ जैसे ही अगला हफ्ता शुरू होगा, मंडे से जो वर्किंग डे शुरू होंगे, उसमें ट्रैफिक के दबाव में मजीद तेजी भी आएगी, मजीद ज़्यादा इजाफा होगा और उसके लिए शहरियों को अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए बर वक्त नहीं बल्कि वक्त से बहुत पहले निकलना होगा। बिल्कुल, वक्त से बहुत पहले निकलना होगा। अली हसनैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इस वक्त शाहनवाज अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, एमए जिन्ना रोड पर आप मौजूद हैं। एक ट्रैक पहले बंद था, दूसरा भी बंद हो गया। मुतबादिल के लिए अब शहरी क्या कर रहे हैं? देखिए सिद्रा, जैसा कि आपको अली ने आपके ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है अब दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। कुछ माह कब जो है इसका एक ट्रैक बंद किया गया था, अब जो है इसका दूसरा ट्रैक भी बंद कर दिया गया है। गोक ट्रैफिक पुलिस की जाने से डाइवर्जन दी गई हैं। जो शहरी अगर 380 से टावर जाना चाहते हैं, वो न्यू एमए जिन्ना रोड कॉरिडोर 3 से होते हुए टावर जा सकते हैं, जबकि जो टावर से 380 की जाने जाना चाहते हैं तो वो सोल्जर बाजार का रूट ले सकते हैं। लेकिन जो है इन दोनों रूट्स पर इस कदर ट्रैफिक जैम है, जैसा कि अली ने आपको बताया कि बम्पर टू बम्पर जैम है, तो खासी शहरी परेशान है। और ये नुमाइश चौरंगी से कैप्री सिनेमा तक ये बंद किया गया है और शहरी जो बीच में फुटपाते हैं वहां से अपनी गाड़ियां उठाकर जो है यहाँ से गुजरने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस इनको नजर नहीं आई। इतनी मेन शाहरा है, कराची का दिल कहलाती है ये शाहरा, और इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जाने से कोई यहाँ पर इकदाम नजर नहीं आ रहे। शहरी परेशान है, रुल रहे, दो ढाई शहरी परेशान है, रुल रहे हैं। आप हमें अपडेट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। इससे पहले अली, आपने हमारा साथ दिया, आपका बहुत शुक्रिया। वजीर आजम की चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के हुकाम से मुलाकात के बाद इस वक्त गुफ्तगू जारी है, आपको दिखाते हैं कि इस सिचुएशन में हम कम से कम डिपेंड करें IMF पे। तो हुआ ये कि हम, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी हमें रिस्पॉन्स मिला सऊदी अरेबिया से भी, UAE से भी, चाइना से भी, और हम अब नेगोशिएशन में हैं। अभी हमने फैसला नहीं किया। हमने प्रिलिमिनरी टॉक्स हुई IMF से और फिर अभी आगे मज़ीद महीने के बाद फिर से टॉक्स शुरू होंगे। लेकिन आपके लिए मैं सिर्फ जो बात आज कहना चाहता था कि देखें, जो मेरा ये 100 दिनों के अंदर जो मेरा तजर्बा है गवर्नमेंट का, मैं ये समझता हूँ कि ये हालात बुरे हैं इस वक्त, लेकिन जिस तरह का इंटरेस्ट दुनिया में है पाकिस्तान के अंदर, ये मैं बाहर बैठे हुए मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। हमारा पहले तो ये जो सिचुएशन हमने निकलना इससे कैसे है, इसके लिए हम 4 चीज़ें कर रहे हैं। डॉलर की शॉर्टेज है ना, तो इसको हम कवर करने के लिए 4 चीज़ें कर रहे हैं। एक, हम एक्सपोर्टर्स को पूरी तरह मदद कर रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की, ताकि वो कम्पीट करें, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें। तो रज़ाक दाऊद को मैं इसलिए दावत दी थी ताकि ये आपको जो भी आपने मज़ीद इसके ऊपर सवाल पूछने हैं, इंसेंटिव्स वो पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि जब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रेमिटेंसेस आ रहे हैं, तकरीबन 20 अरब डॉलर के आते हैं, हमारे ख्याल में कि अगर हम इनको इंसेंटिवाइज़ कर दें तो ये 10 अरब और मज़ीद रेमिटेंसेस आ सकती हैं। वो हमने पूरा शुरू कर दिया, इनके लिए पूरा प्लान बना लिया है कि हम इनको कैसे
इंसेंटिव देंगे कि ये अपना पैसा हवाले हुंडी की जगह एक बैंकिंग चैनल से भेजें। तो उसके लिए पूरा हमारा प्लान बन गया और वो अभी भी नज़र आ रहा है, थोड़ी थोड़ी रेमिटेंसेस में बढ़नी शुरू हो गई। तीसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट ही है जो कि इवेंचुअली मुल्क को उठाती है। और मैं ये आपको कह दूं कि अभी तो हमारे 100 दिन हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह जो इस वक्त इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो हमें नहीं अंदाज़ा था। जो मैं बाहर बैठे हुए हमें नहीं अंदाज़ा था कितना पाकिस्तान में इंटरेस्ट है। और जो मैंने गैदर किया वो 3 वजह है जिसकी वजह से बाहर के लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एक ये कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी मार्केट्स हैं, जिस वक्त भी हालात अच्छे होते हैं अफ़गानिस्तान के, हिंदुस्तान के, चाइना से वैसे कनेक्टिविटी है, CPEC से, तो लोग समझते हैं कि नंबर 1 जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये जो हमारी और अब इंफॉर्मेशन सारा तो आपके मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल है, तो जो मैंने उनसे बातचीत की वो बड़े इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान की जो 12 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो 35 साल की उम्र से कम है। ये दुनिया इसको और तरह देखती है कि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये एक अगर जिस वक्त भी ये मुल्क थोड़ा गवर्नेंस सिस्टम ठीक हो जाए तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, इंजन ऑफ ग्रोथ है, लेबर है, सब चीज़ें देखती है। और तीसरी चीज़ वो भी क्योंकि हमारी इतनी ज़बरदस्त एंटी करप्शन कैंपेन थी, लोग गुड गवर्नेंस की तरफ जाते हैं और उधर इन्वेस्ट करते हैं। तो माशाल्लाह मैं अभी आपको ज़रा बता दूं कि हमारे अभी थोड़े से में 27 साल के बाद एक्सॉन पाकिस्तान में उन्होंने एंट्री की है, और वो जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जो डिगिंग करने वाले हैं, और इंशाल्लाह हमें अगली जून तक पता चल जाएगा कि वहाँ कितनी गैस है। वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा गैस का रिजर्व है ऑफशोर। तो ये जो वो अगर खैर ये चांस है कि नहीं भी निकले, लेकिन वो समझते हैं कि उसके अंदर जो उन्होंने ऊपर से देखा है, वो समझते हैं कि वहाँ 50 साल का मैसिव गैस रिजर्व्स है। तो वो अभी तो $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए, लेकिन आगे लाने लगे। सुजुकी 450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, कोक 500 मिलियन की, पेप्सी 800 मिलियन की, और जो अभी कल एक फॉन्टन एक कंपनी है बाहर, सबसे ज़्यादा कार्स दुनिया में बेचती है, तो उन्होंने $900 मिलियन की फ़ैसला किया है कि पूरी कार की मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट उनकी कोलैबोरेशन है पाकिस्तानी कंपनी के साथ, वो इन्वेस्ट करने लगी है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। अभी मलेशिया गए थे, मलेशिया में बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं, जिसमें हलाल मीट मार्केट जो दुनिया के अंदर तकरीबन $2000 अरब की अब बन गई है, हलाल मीट मार्केट, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा शेयर हो सकता है। तो वो मैं जब वो परसों तकरीर कर रहा था तो लोगों को अजीब, लोगों ने समझा कि मैं कटों की बात करनी शुरू कर दी है, लेकिन वो हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम थोड़ी सी भी चीज़ें करके यहाँ कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। 2000 अरब की मार्केट है हलाल मीट की, पाकिस्तान की उसकी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो मलेशिया में मुझे वहाँ कंपनीज, हलाल मीट की कंपनीज ने कहा कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और वो यहाँ स्टैंडर्ड, असल में हमारा प्रॉब्लम भी है जो गोश्त भी है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, और एक डिजीज़ है फुट एंड माउथ डिजीज़, उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा गोश्त लेते नहीं है लोग। तो वो कंपनीज आना चाहती हैं यहाँ, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। तो हम ये जो करते हैं कि वो जो भैंस का बछड़ा है उसको जल्दी मार देते हैं, इसलिए कि वो दूध पीती है भैंस का, रियलाइज़ नहीं करते कि वो 1.5 साल के बाद पूरा एक आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, इतना बड़ा गोश्त। और सिर्फ 10,000 की अगर हम मदद कर दें एक किसान की, सिर्फ 10,000 रुपये, तो वो पूरा का पूरा उसमें भैंस आ जाती है। मैं ये सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ कि पोटेंशियल बड़ा है पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह आप ख़ुद देख लेंगे कि यहाँ किस लेवल की इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है। अब जो आखिरी चीज़, जो चौथी चीज़ है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। हमारा जो मनी लॉन्ड्रिंग से नुकसान है वो
अंदाज़ा लगाया जाता है, या स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग है। तो अगर हम इसके ऊपर, और अब हमने कल आखिरी मीटिंग की है और अगले हफ्ते हम पूरी लेजिस्लेशन इसके ऊपर लेके आ रहे हैं, ज़बरदस्त क्लैम्प डाउन करने लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि हो ये रहा है कि वो रेमिटेंसेस आती हैं, बेचारे हमारे मेहनत कश लोग भेजते हैं और यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होकर पैसा 10 अरब डॉलर बाहर चला जाता है। तो ये अगर 4 चीज़ों के ऊपर हम जोर लगा दें, मैं समझता हूँ कि साल के अंदर अंदर हमारा ये डेफिसिट कम हो जाएगा, बल्कि हम समझते हैं कि डेफिसिट बिल्कुल कम कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ आपके सामने इसलिए रखी, और आखिर में जो बात अब मैं ये करना चाहता हूँ वो ये कि इस हमारी गवर्नमेंट की अब फिलॉसफी बिल्कुल बदल गई है। हम अभी एक मैंने बड़ी दुख भरी कहानी सुनी, हमारे बड़े टैक्स पेयर उनसे जिस तरह का भी बर्ताव हुआ है और उसमें बदकिस्मती से FIA का केस करवा दिया। देखिए, अब तक पाकिस्तान का मसला ये है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी पॉलिटिकल क्लास भी, जो लोग पैसे बनाते हैं बिजनेस करके, उससे कोई एक किस्म की जलते हैं या एक कुछ उसको अच्छी तरह देखा नहीं जाता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में और ये हुआ था 1970 से शुरू। एक पूरी कैंपेन चली 22 फैमिलीज़ के ऊपर और एक बड़ा शोर मचा के इन्होंने इतना, उन दिनों में थी भी कोल्ड वॉर थी, राइट और लेफ्ट की सियासत थी, तो जो सारा सोशलिस्ट थिंकिंग थी वो सारी इसके अगेंस्ट चली गई। नेशनलाइजेशन हुई 70 में और हमें सबको पता है कि पाकिस्तान कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा था और फिर वो नीचे आ गया। अगर लोग पैसा बनाते हैं तो एक मुल्क को उनको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से जब पैसा बनता है तो तभी वो लोग अपना पैसा और लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, और कब एक इन्वेस्टर को देख के दूसरे लोग आएंगे सामने। जब कोई पैसा बनाएगा तो दूसरे लोग पैसा बनाने आएंगे। तो जब आप उसके लिए रुकावटें पैदा कर देंगे और जब उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर उसके लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो पाकिस्तान की तो यानी 21 करोड़ लोग हैं हम, आप ज़रा फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख लें पाकिस्तान में कितनी है, बल्कि उल्टा हो गया है, या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है पाकिस्तान में। हम हर किस्म की रुकावट है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, और स्मगलिंग एक वजह है। स्मगलिंग की वजह से वो कम्पीट नहीं कर सकते। जिधर फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी वहाँ रियल एस्टेट बन रही है। तो हम ये पूरी एक सोच बदल रहे हैं। हमने पूरा इंसेंटिवाइज करना है लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस को मौका देना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरा अब हम एक ऑफिस बना रहे हैं जो हर किस्म की आपकी रुकावटें दूर करेगा। और जो मुझे अफसोस है कि जो आज मैंने भी चीज़ सुनी है कि जिस तरह का एक पाकिस्तान के हाईएस्ट टैक्स पेयर से जो बर्ताव हुआ है, इंशाल्लाह ये अब हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों के लिए आसानी हो बिजनेस करने के लिए। थैंक यू। अब मैं आपका सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा ये मैं आपको पहले शुरू से बता दूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के हुकाम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि डॉलर को कवर करने के लिए 4 काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बैंकिंग चैनल पर भी काम किया जा रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, हमने करप्शन के खिलाफ भी काम शुरू कर रखा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि चौथी चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग से होने वाला नुकसान है, जिसको ख़त्म करने के लिए भी काम किया जा रहा है। हमने करप्शन के खिलाफ काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाना लाजिम होगी, मुल्क में मौजूद सर्विसेज को भी काम में लाना होगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि डॉलर की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए हमने इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। जबकि मजीद उन्होंने ये कहा कि गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप के सरबरा अनवर मजीद की इस्लामाबाद मुंतकली मौखर कर दी। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब ने अनवर मजीद की सेहत नाजुक करार देते हुए जेल हुकाम को खत लिख दिया है। मजीद बात करेंगे, सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, क्या डिटेल्स हैं इसके हवाले से?
जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद की इस्लामाबाद में मुंतकली जो है मौखर कर दी गई है। NICVD की जानिब से जेल हुक्काम को एक ख़त लिखा गया जिसमें बताया गया कि अनवर मजीद का इलाज सिर्फ कराची में ही मुमकिन है। उसमें ये कहा गया है कि कौमी इदारा अमराज कल्ब की जानिब से जो प्रोफेसर हैं उन्होंने अनवर मजीद की तबीयत जो है हालत नाजुक करार दी है। उसमें ये खत में ये भी कहा गया है कि 25 नवंबर को अनवर मजीद की हालत मजीद बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको CCU में जो है दाखिल कर दिया गया था। अनवर मजीद की सर्जरी सिर्फ NICVD या एक निजी अस्पताल है जो कराची में ही है, उसके अलावा पूरे मुल्क में कहीं मौजूद नहीं है। तो ये इलाज सिर्फ यहीं हो सकता है, इसलिए उनको अब ना वो हवाई सफर कर सकते हैं ना उनको बेड से मुंतकिल किया जा सकता है। ठीक है सऊद बिन मुर्तजा, आपका शुक्रिया। कराची बदल रहा है। शहर में मॉडल सड़कें बनेगी जहां बगैर हेलमेट वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। IG सिंध ने एडिशनल IG को खत लिख दिया है। एडिशनल IG कहते हैं कि माय कराची रोड पर हैवी ट्रैफिक लेन भी बनेगी। कराची वालों को मिलेंगी मॉडल सड़कें। मॉडल सड़कों पर जो बाइकर हेलमेट नहीं पहनेगा उसे फ्यूल भी नहीं मिलेगा। IG सिंध कलीम इमाम ने एडिशनल IG कराची को खत लिख दिया। शारा फैसल II चंडीगढ़ और मेट्रोपोल ता 2 तलवार चौरंगी पहले मरहले में इन सड़कों को मॉडल बनाया जाएगा। शारा फैसल पर तो काम शुरू हो गया, बाइकर्स लेन भी बनाई जा रही है। माई कोलाची रोड पर हैवी ट्रैफिक लेन भी बनाई जाएगी। माई कोलाची रोड है या दीगर रोड है, हम उसमें हैवी ट्रैफिक का भी हम लेन अलग बनाएंगे। ट्रक है जो बीच सड़क में चलता है या फास्ट लेन में चलता है, उसके लिए भी जो साइड से बिजनेसमैन वापस आ रहा है या जा रहा है, हम उस तरफ भी एक लाइन कहेंगे कि लेफ्ट पे उनको हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखें। कराची बदल रहा है। मॉडल सड़कों पर चालान भी कटेंगे और पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। शहरी तब्दीली के लिए तैयार रहें। मोटरसाइकिल की दूसरी सवारी मर्द हो या खातून, हेलमेट के इस्तेमाल से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। लाहौर की सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिन की आगाही मुहिम के बाद कार्रवाई का ऐलान कर दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल सवार एक और हेलमेट खरीद लें, पीछे बैठी सवारी को भी रियायत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर पीठ से चालान की चिट थमा दी जाएगी। हेलमेट आपकी जान और जिंदगी की हिफाजत करता है। खवातीन को हेलमेट से मुतालिक आगाही देने के लिए लेडी वार्डन्स ने 2 रोजा मुहिम शुरू कर दी। हेलमेट की कैंपेन हम कर रहे हैं। आप जो 2 सवार पीछे बैठे हुए हैं, आप भी हेलमेट पहनेंगे, इसमें आपकी सेफ्टी है। हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर बैठने वाले दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजिम है। सख्ती से चालान किए जाएंगे, किसी के लिए कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। खा वो मर्द है खा वो औरत है, जो पीछे बैठा है वो हेलमेट इस्तेमाल करेगा। खवातीन सवार हेलमेट के इस्तेमाल से कतराती तो हैं, लेकिन चारों नाचार अदालती अहकामात मानने के लिए तैयार भी हैं। नहीं, हेलमेट पहनना बहुत अच्छी बात है, पहनना चाहिए, सेफ्टी है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये कि औरतें हेलमेट पहने। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान हादसात की सूरत में सर पर चोट लगने के वाकयात में 70% कमी वाक़ई हुई है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवार मंजिल को भूल जाएं, पहले थाने चले। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट सफर करने वाले 149 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी में हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल की सवारी, सीधे सीधे गिरफ्तारी। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को सरकारी मेहमान बनाने लगी। एक दिन में हेलमेट ना पहनने वाले 149 मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोटरसाइकिल सवारों पर दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। हेलमेट पहनना चाहिए लाजमी, क्योंकि सेफ्टी है, यानी कि ट्रैवलिंग के लिए अच्छी बात है ना जी। ये तो हमारी सेफ्टी के लिए है, कोई गैर कानूनी काम करने से बेहतर है कानून को अपनाए। पेट्रोल पंप्स पर बिना हेलमेट सवारों को पेट्रोल की फराहमी बंद हुई तो शहरियों को इमदाद बाहमी का सबक भी याद आ गया। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब किसी के पास कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होता है कि बंदा घर भूल जाता है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 1 माह में हेलमेट पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के 2.5 करोड़ रुपए के चालान किए गए। मर्दों के शाना बशाना काम करने का आज़म। एडिशनल IG ने समाबिया अब्बासी की ख्वाहिश पूरी कर दी। मोटरसाइकिल मिलने के बाद खातून एहलकार ने ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कराची से शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर चालान होंगे, वो भी एक खातून ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के हाथों। खातून ड्राइवर्स भी होशियार रहें। आ गई हैं मैदान में कांस्टेबल समाबिया अब्बासी। इस तरह के मर्द हजरात काम कर रहे हैं ट्रैफिक के अंदर, इस तरह खवातीन को भी काम करना चाहिए, उनके शाना बशाना चलना चाहिए। शहरी भी खवातीन ट्रैफिक में मर्दों के शाना बशाना काम करने को अच्छा इजाफा करार दे रहे हैं। तो ये खवातीन की जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज करेगी और खवातीन जो है वो अपने
घर वालों को जो है सपोर्ट करवाएंगे, इसके लिए बहुत अच्छा अमल है। अब ज़ाहिर है हर शोबे में लेडीज़ हैं तो बच्चियों को आगे आना चाहिए। समा अब 2016 से ट्रैफिक में खिदमत अंजाम दे रही हैं। PIDC चौकी में कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रही थी। गुज़िश्ता दिनों एडिशनल IG से इजलास के दौरान ऑपरेशन में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जो पूरी हुई। अब बात करते हैं PCB की क्रिकेट कमेटी पर लगने वाले बड़े इल्जामात की। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी ने क्रिकेट कमेटी को सिफारशी टोला करार दे दिया। बोले मोहसिन हसन खान कल तक वसीम अकरम को गालियां देते थे, आज साथ बैठे हैं। वकार यूनुस और राशिद लतीफ़ पर भी तनकीद की। वो समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से गुफ्तगू कर रहे थे। शुरू में मैंने पछताया भी कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक दो दफ़ा मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा भी कि मुझे जाने दें, मगर फिर क्योंकि वो हिदायत यही थी हुकूमत की नहीं कि ये आपका मसला नहीं रहा, ये हमारा मसला बन गया। 2013 में सबसे पहले मैंने राशिद लतीफ़ साहब से रब्ता किया और मैंने कहा कि राशिद आ जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं चीफ सिलेक्टर तो ठीक है, वो ठीक है, मुझे हेड ऑफ करप्शन आप बनाएं। मगर उस वक्त मुझे ये एडवाइस दी गई कि नहीं, इन्होंने एक क्रिकेटर के बारे में कुछ कमजोर बयान दिए हैं जो शायद इनके करीब हैं, दानिश कनेरिया साहब। तो मैंने राशिद को यही सजेस्ट किया, मैंने कहा आप चेयरमैन लग जाएं सिलेक्टर्स के, आपको कंसल्ट करेंगे ऑन करप्शन इश्यूज। उन्होंने कहा नहीं, मुझे उसका हेड लगाएंगे तो फिर ही होगा, और ये दानिश का जो केस है ये फ्रॉड गलत केस है। कि वो सारी चीज़ों के बाद अब तो उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि गड़बड़ थी उसमें। लॉबीज हैं क्रिकेट में, नौकरियाँ और जॉब्स और जेलसीज, और ये लाहौर कराची का मसला ये मैं देख रहा हूँ। बदकिस्मती है हमारी कि ये ऐसे है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये बायस है। मोहसिन हसन खान साहब जो कि वसीम अकरम को गालियां देते रहे पिछले 8 साल, वो अब वसीम अकरम साहब के साथ बैठे हुए और वो ये कह रहे हैं कि वो जो 8 साल गालियां देते रहे हैं वो एक दिन में मानी साहब ने इनकी ज़हन साफ कर दिया। उसके बारे में मुझे मोहसिन हसन खान साहब ने अप्रोच किया था कि मुझे बना दे नेशनल सिलेक्टर या नेशनल कोच। तो मैंने लोगों से मशवरा किया तो यही लोगों ने कहा कि मत करें, चले हुए कारतूस मत करें आप, और कोई नया लोग लेके। अब लगता मुझे ऐसे है कि ये सिफारशी टोला जो है ये क्रिकेट कमेटी में आ गया। मुझे लोगों ने कहा कि वकार यूनुस को मत लेके आए, मैं लेके आया, मगर उनकी कारकर्दगी उस लेवल की नहीं रही जिस लेवल की होनी चाहिए थी। बाद में उन्होंने मेरी बड़ी तनकीद कर दी, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मेरे से क्या गलती हुई, मैं तो उनको लाने वालों में से था। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद का कहना है कि क्रिकेट कमेटी में कोई टोला नहीं है। नजम सेठी बताएं कि वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते थे तो चेयरमैन PCB का ओहदा कबूल क्यों किया था। टोला नहीं है, ये वही क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते रहे, पाकिस्तान में रहे, हर चीज में यूज करना आना चाहिए। जैसा बंदा होता है वैसे ही लोग फिर आदमी लेता है, तो वजह यही है। और अब आके एलिगेशन लगाने, पहली बात तो मैं यही कहता हूँ कि इनसे पूछा जाए कि आप इतने इन्फ्लुएंशियल है, इतना यानी कि आपका तजर्बा दूसरी चीजों का है, आपने ये चीज एक्सेप्ट कैसे की। आज अगर मुझे कोई बोले कोई चीज के जब तक कि मुझे पता ना हो तो मैं तो वो कभी चीज लूंगा नहीं। तो आपने क्रिकेट क्यों चूज कर ली? क्योंकि आपको पता था कि क्रिकेट में बड़े फायदे हैं और वो चीजें जो है वो होती नहीं है और आपने फायदा उठाया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट इमरान खान को पेश कर दी है। वुज़रा ने भी ब्रीफिंग दी है। लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ जिसमें सूबाई हुकूमत के महकमों ने अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की। वुज़रा ने वज़ीर आज़म को अपने महकमों की परफॉर्मेंस से मुताल्लिक भी आगाह किया। काबीना अरकान ने आइंदा के अहदाफ से मुताल्लिक भी बताया। वज़ीर आज़म ने सूबाई महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान को क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। एक सियासतदान मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाता है और एक अंडे और मुर्गियों की बातें करता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आज पाकिस्तान का दुनिया भर में मजाक बनाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान को दिन देखते आ रहे हैं। सियासतदान तो मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाते हैं, एटम बम देते हैं, आइन देते हैं, फेडरेशन को मजबूत करने के बिल पास करते हैं, और एक सियासतदान है जो अंडे और मुर्गियों की बात कर रहा है। उसमें पाकिस्तान का दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। तो पाकिस्तान का वजीर आजम तो लोगों को एक बड़ी होप दे। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक वजीर आजम के मुंह से ऐसी बातें निकलना और बात करना और फखरिया कहना, पता नहीं वो लम्हा क्या था, कौन सा लम्हा था जिसमें वज़ीर आज़म ने ये बातें की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि कौम से किए गए वादे के मुताबिक गवर्नर हाउस लाहौर की दीवार फौरी तौर पर गिराई जाए। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। 5-6 ऐसी एप्रीहेंशंस थी, सबमिशंस थी जो इमरान खान साहब ने पूरी काबीना के सामने रखी, जिसमें पहला काबीना का इजलास शुरू होते ही इमरान खान साहब ने
हुक्म दिया कि जो वादा हमने अपनी कैंपेन के दरमियान आवाम से किया था उसके तहत गवर्नर हाउस की जो दीवार जो है वो फौरी तौर पे जो है वो गिरा दी जाए। और उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब को और सरदार उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने इस बात का हुक्म दिया है और इंशाल्लाह ये अगले 48 घंटों के अंदर 72 घंटों के अंदर इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। करतारपुर राहदारी सिख बरादरी की ख्वाहिश थी जिसे मौजूदा हुकूमत ने पूरा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जनूबी पंजाब सूबे के लिए कानूनी रुकावटें और आईनी तरामीम दरकार हैं। अपोजिशन को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। 70 साल से जो सिख कम्युनिटी है उनकी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें वहाँ जाने दिया जाए। मौजूदा हुकूमत ने उनकी इस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाया है। जनूबी पंजाब का अलहदा तशख़्ख़ुस होना और एक सूबा होना हमारी ख्वाहिश भी है, हमारा इरादा भी है और हमारे मंशूर का हिस्सा भी है। कुछ कानूनी रुकावटें हैं और आईनी तरामीम दरकार है। अब उसके लिए तहरीक इंसाफ तन्हा के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि हम 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकें। हमें ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए होगी दीगर ऑपोजिशन जमातों की। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान ने दुबई के फ्लैट पर एमनेस्टी नहीं ली। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्लैट बैंक से कर्ज लेकर खरीदा गया और किराए के जरिए अदायगी कर दी गई। तफसीलात लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में। अलीमा खान की दुबई फ्लैट पर एमनेस्टी लेने की खबर दुरुस्त नहीं। बैंक कर्ज की अदायगी के बाद फ्लैट बेच दिया गया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करा दी। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासों के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई। अलीमा खान की बैरून मुल्क जायदाद के मामले में दुबई के फ्लैट पर समाअत हुई। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने अदालत को बताया कि फ्लैट असासों में डिक्लेयर न करने पर अलीमा खान को रवां साल फरवरी में नोटिस दिया था। कोई एमनेस्टी नहीं, वो हमारे पास जो केस चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग कर रहे हैं। डॉक्टर इश्तियाक का कहना था कि अलीमा खान ने बैंक से कर्ज लेकर फ्लैट लिया। किराए के जरिए कर्ज की अदायगी के बाद फ्लैट बेच दिया गया। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर को होगी। बुलेटिन में मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। रहिए समा के साथ। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुताल्लिक अहम खबर आपको देंगे। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, सिंध हुकूमत क्यों नहीं चाहती तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो? जी बिल्कुल, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सिंध हुकूमत परेशान है। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। मुशीर इत्तलात ने ब्रीफिंग में बताया है। काबीना इजलास के बाद काबीना ने ये मंजूरी दी है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाए। सिंध हुकूमत तजावुज़ात के खिलाफ है। तजावुज़ात जो गैर कानूनी है उन्हें मस्मार जरूर किया जाए, मगर जो माजी में जो हुकूमतें थी जिन्होंने अपनी गलतियां और अपनी मनपसंदी की वजह से जो घर लीज पर दिए, जो बिल्ली इमारतें लीज पर दी और गैर कानूनी जमीन लीज पर दी, उन्हें जो है वो इस वक्त उन्हें उस फैसले के खिलाफ जो है वो रिव्यू एप्लीकेशन दायर किया जाएगी और अगले हफ्ते ये रिव्यू एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। जबकि जो सिंध हुकूमत ने आज ये भी फैसला किया है कि एनक्रोचमेंट के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ कमिश्नर कराची और आईजी सिंध को ये हिदायत दी है कि जो ऑपरेशन के लिए टीमें जा रही हैं उनकी सिक्योरिटी भी सख्त की जाए और उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाए ताकि। संजय, आप हमें इस अहम मामले से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कराची में ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, पानी नहीं होगा तो मकीन क्या करेंगे। वाटर बोर्ड की जानिब से एनओसी जारी ना करने के खिलाफ आबाद की दरखास्त पर समाअत हुई। वाटर कमीशन ने साफ साफ कह दिया मसला एनओसी का नहीं, कराची को जरूरत के मुताबिक पानी ही नहीं मिल रहा। आबाद लिख कर दे कि अगर वाटर बोर्ड के पास पानी नहीं होगा तो आप देंगे। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची वालों का अहम तरीन मसला पानी। आबादी ज्यादा, पानी कम। बुलंद इमारतें बना दी गयी, मगर पानी कहाँ से लाएं? वाटर कमीशन के सरबराह जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और चेयरमैन आबाद हसन बख्शी के माबैन दिलचस्प मुकालमा हुआ। वाटर कमीशन ने कहा आप लोगों ने सड़क बंद करके शहरियों को तकलीफ दी। चेयरमैन आबाद ने कहा ऑफिस में बैठकर बर्गर खाते रहते तो ये मसला हल न होता। हमने वाटर बोर्ड और शहरियों से माजरत भी की।
वाटर कमीशन ने कहा K4 के फेज 1 का 35% हिस्सा मुकम्मल हुआ है। 26 अरब रुपए से फेज 1 मुकम्मल भी हो गया तो कराची को पानी नहीं मिलेगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतें मंसूबे की तकमील की हतमी तारीख देने को तैयार नहीं। ये मसला NOC का नहीं, चेयरमैन आबाद लिख कर दें। वाटर बोर्ड के पास पानी नहीं होगा तो आप देंगे। वाटर कमीशन ने आबाद को हुक्म में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दे दिया। कराची में पानी की बढ़ती किल्लत पर शहरी परेशान हैं। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें तो बन गई मगर पानी के मसाइल हल नहीं हो सके। फ्लैटिंग आप देखें कि एक फ्लैट में 24 खानदान रहेंगे तो पानी का सीवरेज का निज़ाम तो बढ़ेगा ना, पानी का यूजेज बढ़ेगा। फिर पानी आता ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं, होटलों में पानी, इतनी बड़ी बड़ी मोटरें लग गई हैं, तो घरों में पानी कहाँ आएगा? पानी आता ही नहीं घरों में हमारे। इस बिल्डिंगों में गैर कानूनी एक तो कनेक्शन लगे हुए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है, मशीनें इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई है, कहाँ से पानी आएगा? और तब्दीली सरकार का ख्वाजा सराओं के लिए बड़ा तोहफा। मुल्की तारीख में पहली मरतबा सरकारी अस्पताल में ट्रांसजेंडर वार्ड कायम। पिम्स में अब ख्वाजा सराओं को बाकी शहरियों के बराबर सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस्लामाबाद से फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। सिनफे खास के लिए हुकूमत का शानदार इकदाम। इस्लामाबाद का कोई ख्वाजा सरा इलाज की सहूलत से महरूम नहीं रहेगा क्योंकि पिम्स अस्पताल में ट्रांसजेंडर वार्ड का इफ्तिताह हो चुका। विफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी कहते हैं ख्वाजा सराओं को इलाज की हर सहूलत फराहम की जाएगी। ख्वाजा सराओं के लिए जो हमने मेडिकल वगैरह और आपके टेस्ट वगैरह और आपके जो इश्यूज हैं इंशाल्लाह वो फ्री ऑफ चार्ज होंगे। जो गवर्नमेंट बर्डन होगा गवर्नमेंट इसको बेयर करेगी। इंसानी हकूक की वजीर शीरी मजारी बोली ख्वाजा सरा भी तो इंसान है। तमाम सूबों को भी कहा है इनके इलाज के लिए खसूसी वार्ड्स कायम किए जाएं। सेपरेट वार्ड्स होने चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। हमने वैसे अपने प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर्स को भी खत भेजे कि वो भी ये वार्ड्स बनाएं। हुकूमती इक़दाम पर ख्वाजा सरा खुशी से निहाल। कहते हैं तब्दीली सरकार ने इनका बड़ा मसला हल कर दिया। एक बीमारी का नाम दे के हमें उन्होंने माशरे से दूर ही कर दिया था। नज़ला, खांसी, बुखार, गुर्दे में दर्द, हम लोग नहीं जाते थे। मुल्क भर में रजिस्टर्ड ख्वाजा सराओं की तादाद 10,000 से जायद। इन सबको इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए ऐसे वार्ड्स इलाकाई सतह पर भी जरूरी हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार बाबर अली मुल्क छोड़कर अमेरिका चले गए। बाबर अली के मुताबिक उन्हें धमकियां मिल रही थीं। 2-3 गाड़ियां मुसलसल उनके ताकुब में थीं। मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदा कुर्बान अली हमें ज्वाइन करें। कुर्बान, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, अदाकार बाबर अली ने एक निजी टीवी चैनल के ड्रामा सीरियल में काम किया था जिसके बाद उन्हें संगीन नताइज और कत्ल की धमकियां मिलना शुरू हो गई। बाबर अली से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क भी गए, लेकिन जब दोबारा वापस पाकिस्तान आए हैं तो फिर उन्हें वाइबर और व्हाट्सएप पर नामालूम नंबर से कॉल्स आना शुरू हो गई और उन्हें संगीन नताइज और कत्ल की धमकियां दी जाती रहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलसल जब वो बाहर निकलते थे तो 2 से 3 गाड़ियां उनका पीछा भी करती थी, जिस पर उन्होंने थाना डिफेंस सी में अंदराजे मुकदमा की दरखास्त भी दे दी है। और आज वो गैर मुल्की परवाज से दोहा के जरिए अमेरिका मुश्किल तौर पर रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया कुर्बान। रेल जैसी भारी सवारी की फौलादी गुजरगाह यानी पटरी हर गुजरती ट्रेन के साथ लरस जाती है। पटरियों के ढीले नट बोल्ट्स रोजाना कसने पड़ते हैं। ये मेहनत तलब काम करता कौन है, बताएंगे रावलपिंडी से जहीर अली अपनी रिपोर्ट में। मेरा नाम बख्शीश अहमद है। मैं 29 साल से रेलवे में की मैन के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास वो खुफिया चाबी है जो रेलवे ट्रेन को अपने ट्रैक पे जारी रखे हुए है। रेल की आहनी पटड़ी पर वक्त के पहिए की तरह घूमता ये 53 साला कीमैन नट और बोल्ट कसकर इस ट्रैक को दुरुस्त रखने का जिम्मेदार है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से रहीमाबाद पुल तक रोजाना 6 किलोमीटर पैदल सफर इसकी ड्यूटी और मामूल है। इस ट्रैक पर लगा कोई नट बोल्ट इसकी चाबी से नाआशना नहीं। मेरा 6 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसमें मैं लाइन को एक तरफ से देखता जाता हूँ और उसमें जो कुछ खराबी है उसे मैं क्लियर करता जाता हूँ। एंड पे वापस हो जाता हूँ फिर दूसरी लाइन पे। रेल का पहिया लोरियां सुनाता जाता है, लेकिन चचा बख्शी का हथौड़ा इस पटड़ी को मुसलसल बेदार और तैयार रखता है। 29 साल से रेलवे लाइन को सीधा करने वाले की मैन की अपनी जिंदगी की लाइन ताहाल सीधी नहीं हो सकी।
रिटायर हो जाऊंगा तो गुजारा मजीद मुश्किल हो जाएगा कि बच्चों की शादियां करनी है, मकान नहीं है, मकान बनाना है। तेज गांव लम्हू में चाचा बख्शी की जिंदगी शायद इसी ट्रैक पर रुकी है। की मैन रेलवे की कोई की पोस्ट तो नहीं, लेकिन इस महकमे को चलाने में इस चाबी और चाबी वाले का किरदार किसी से कम नहीं। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के हमरा ज़हीर अली, समा, रावलपिंडी। कोई खबर रह गई हो तो जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें राय दे सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।